बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशहूर ज़माना जो साइफर केस था, इसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो जेल ट्रायल हो रहा था, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये जेल ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। अब देखना यह है कि इस मुकदमे का असर नौ जो ट्रायल है वो कहाँ और किस तरह से शुरू होगा, ये भी देखना बाकी है। और क्या देखना ये भी है कि ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है सामने, तो इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात में कोई कमी पैदा होगी, कभी वाक़ा हो सकती है, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रात से एक मामला है जो इस वक्त ज़ुबान ज़दे आम भी है, ख़बरों के अंदर भी है, जिसके ऊपर बात भी हो रही है बहुत ज़्यादा। वो हो रहा है कि जी साबिका खातून अव्वल बुशरा बीवी के जो साबिक शौहर हैं खावर मानिका, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और बड़ा तफसीली इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू ने एक नया तनाज़ा भी खड़ा कर दिया है। खावर मानिका ने जो माजी के अंदर बयानात दिए और अब जो हाल में अभी ताज़ा इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कितने बड़े बड़े तजादात हैं और क्या जो हमारी जो सहाफ़ती अक़दार हैं ये उनको ज़ेब देता है कि इस किस्म के इंटरव्यूज़ और इस किस्म की गुफ्तगू ये आप लोगों के सामने रखेंगे। और ये भी आपको बताएं कि मुकाबिल की जो कोशिशें और काविशें हैं वो रंग ले आई हैं। एसएससीपी ने क्रिप्टो और ऑनलाइन सट्टाबाजी का जो कारोबार है ना सिर्फ बंद करने का ऐलान, बल्कि जो इनके अंदर मुलव्विस होंगी कंपनीज, उनके खिलाफ भी चाराजोई का ऐलान कर दिया है। फाइनली मुकाबिल का ये क्रेडिट है, बड़ी तफसील भी इसके आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, मैं आज एक लाइन याद कर रही थी और मेरे जहन में बार बार घूम रही थी। पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी सियासतदान हैं, बड़े सियासतदान हैं, वो सारे अदालतों के आसपास घूम रहे, बड़े बड़े केसेस है सबके, वो सब अदालतों के अंदर है इस वक्त। जी, हर दौर में ही जो है अदालतें पिछले काफ़ी सालों से खबर का मरकज़ बनी हुई है। मगर अभी तो सारा कुछ ही उनके इर्द गिर्द है और अभी तो इतने ज़्यादा केसेस हैं, जिस तरह अभी आप फरमा रही थी कि वो 200 केसेस जब होते हैं तो वो इतने ज़्यादा हैं, फॉलो करना मुश्किल होता है कि लिखना पड़ता है कि 1 2 3 4 5, क्योंकि उसमें से जो अहम हैं वो 5 ही के करीब हैं जो इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट हुए हुए हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो ये साइबर केस है, वो इसलिए कि इसकी सज़ा जो है, इसके अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक, उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। सो इसलिए ये बहुत ही अहम है। मगर मैं आपकी एक तौसीक़ कर दूं कि आपने अपने इब्तिदाइये में ये कहा कि ये गैर कानूनी, उन्होंने कहा जी इन जेल है, उन्होंने कहा जी इन जेल में जो उन्होंने मुझे जो समझ आई है, अभी बाबर इरफान शाह साहब आएंगे, हम उनसे मज़ीद क्लैरिफिकेशन ले लें कि जो फैसला आया है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो पिछली प्रोसीडिंग्स हुई हैं अभी तक उसको कलअदम करार दिया है। मगर उन्होंने कहा जी जज साहब भी वो रह सकते हैं और इन कैमरा भी हो सकता है, जेल में ट्रायल भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें अपनी बरकरार हैं। हाँ, ये है कि आपको प्रोसेस जो है प्रोसीजर सही फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोसिक्यूशन को अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें जेल में या इन कैमरा चाहिए और साथ में वजूहात देनी पड़ेंगी। ये मुझे है। चलिए जरा मैं फिर वेलकम ही कर देती। इस वक्त माहिर कानून है बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने मुकाबिल के लिए वक्त निकाला। जी आमिर साहब। जी मैं बाबर अवान साहब अभी आपसे पहले ये खिज कर रहा था कि जो आप कैसे ये साइफर का जो आज का फैसला आया है इसको कैसे देखते, इसमें कोई आप लोगों को पीटीआई को रिलीफ मिला है या नहीं मिला? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि साइफर एक बोगस केस है, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज हाई कोर्ट ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी कार्रवाई हुई है साइफर की जेल के अंदर जिस तरीका कार के मुताबिक की है, उसको उन्होंने सेट असाइड किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमें उस स्टेज के ऊपर चलना पड़ेगा जिस स्टेज के ऊपर जेल में ये ट्रायल गया था। स्टेज नंबर 1 जो कॉपियां तकसीम की जाती हैं, प्रैक्टिकली ट्रायल जब शुरू होता है तो 265C एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर प्रोविजन है, उसके मुताबिक बताया जाता है कि ये आपके खिलाफ इकट्ठी हुई है एविडेंस और ये आप ले लें। उस एविडेंस को पढ़ के उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है, जिसको इंडाइटमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। वो भी जेल के अंदर हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी इत्तला ये है कि 5 गवाहों के बयान, 4 के ऊपर तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है और 1 जो था, तो जब ये विशिएट हुआ है या इलीगल करार डिक्लेयर किया है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने,
के डिवीजन बेंच ने बल्कि, तो ये सारा प्रोसीजर फिर डी नोवो होगा, नए सिरे से इसको होगा। एक पहलू जब आप नए सिरे से आप कह रहे हैं तो ये नहीं कि कुछ ये तासुर दिया जा रहा था कि चार्जशीट शायद जो लग गई है वो लग गई है, आप कह रहे हैं बिल्कुल तमाम कलदम हो गया, बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा। देखिए ना, वो जो उन्होंने कहा है कि अगस्त से उन्होंने किया है, जब तो अगस्त में ही तो सारा कुछ हुआ है। पहला तो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन ही जब इलीगल डिक्लेयर हो गया तो उसके ऊपर जो एडिफिस बना था, इमारत तामीर होगी, वो तो ज़ाहिर गिरा दी है इस जजमेंट ने। दिस इज नंबर वन, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जजमेंट ही यही है, जिस तरह से मर्जी इसको पढ़ लिया जाए। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि क्या जो कानून में कहीं लिखा हुआ है कि जेल के अंदर लाजमी है कि इन कैमरा ट्रायल किया जाए। जेल वैसे ही एक ऐसा प्रेमिसेस है जिसके अंदर ज्यादा आबादी लोगों की बाहर से नहीं घुस सकती सिवाय कुछ मखसूस लोगों के। तो जो लॉ है वो मैं आपको बता देता हूं जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। वो कानून ये कहता है, उसमें सिर्फ एक शर्त है, कानून ये कहता है कि कुछ लोगों को अदालत से बाहर रखने का हुक्म जारी किया जा सकता है, या सब लोगों को, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पीपल, जिसका मतलब यह है आम आदमी, उनको बाहर रखा जा सकता है। दूसरा बात यह है कि उसमें स्टेज लिखी हुई है, ऐसे वक्त में जब किसी ऐसे गवाह का बयान लिखा जा रहा हो जो अगर लीक हो जाए तो पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क टूट सकता है, पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ सकती है, और हम सारे जो 25 करोड़ हैं उनकी जिंदगी जेपरडाइज हो गई। ये जो पहली दूसरी शर्त है वो ये है। तीसरी शर्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ही वो बयान का वो हिस्सा खत्म होगा तो फिर बंदे वो वापस आ जाएंगे, इसलिए कि पूरी प्रोसीडिंग से कानून नहीं कहता कि आप किसी को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका जो तीसरा पहलू है वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मीडिया एक्सक्लूड किया जाएगा। जो एक्सक्लूड लॉ नहीं करता वो एक्सक्लूड जज नहीं कर सकता, इसलिए कि जो आर्टिकल 175 है जिसमें जुडिशरी का पूरा चैप्टर है आइन के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि जो अदालतें सुप्रीम कोर्ट से लेके क्लास 3 मैजिस्ट्रेट तक या क्लास 3 सिविल जज तक, वो सिर्फ वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगी जो इन्हें या आइन देता है और या उन्हें कानून देता है। आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने वाली सिर्फ 3 अदालतें हैं, 5 हाई कोर्ट होगी, फेडरल स्टेट कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी। अब इससे अगला पहलू मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि साथ ये भी किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम का जो पहला पिलर है वो है वकील, वो है बार एसोसिएशन। अगर बार एसोसिएशन ना हो तो ये जज आसमान से नहीं नाजिल हो सकते, जज वकीलों में से ऊपर जाते हैं और वो पिरामिड नीचे से चढ़ बनना शुरू होता है, तब जाके ऊपर चीफ जस्टिस बैठते हैं या कोई और जज जाके बैठता है सुपीरियर कोर्ट में। इसलिए नहीं उनको भी एक्सक्लूड किया जा सकता। पहला मैंने आपको कह दिया मीडिया नहीं एक्सक्लूड हो सकता, दूसरा वकील का कहीं नहीं लिखा हुआ कि वकला को बार एसोसिएशन को आप एक्सक्लूड करेंगे। तीसरी बात इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको याद है जब अदालती तौर पे भुट्टो शहीद को कत्ल किया जा रहा था तो उस वक्त रेमजे क्लार्क एक अटॉर्नी जनरल थे अमेरिका के, उस वक्त वो आए थे बतौर मुबस्सिर बैठना चाहते थे उस जो उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था इट इज अ मर्डर ऑफ अ ट्रायल। वो ट्रायल कोई मर्डर का नहीं था बल्कि ट्रायल का मर्डर था। उसके दौरान रेमजे क्लार्क जब आए तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त हेल्ड इन अबेंस था, मौजूद नहीं था। तो रेमजे क्लार्क के आने के उनकी फ्लाइट के लैंड करने से पहले एक सदारती हुक्मनामा जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि फॉरेन का कोई वकील आके पाकिस्तानी अदालत में बैठ नहीं सकता। और जो आखिरी बात है वो ये है कि जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कितनी को दिलचस्पी होगी, लेकिन दुनिया की तंजीमों को दिलचस्पी है कि इतना बड़ा ट्रायल हो रहा है जिसके अंदर इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, तो वो आके बैठते हैं, जो उनको कहते हैं ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स बैठ सकते हैं, आप जा सकते हैं दोनों जाके बतौर जर्नलिस्ट बैठ सकते हैं, आप दोनों जाके बतौर ऑब्जर्वर दोनों हैसियतों में बैठ सकते हैं। तो इसलिए जो आज आखिरी इसका जो पहलू है इस जजमेंट के इस नुक्ते का वो ये है कि आप पूरे वो तकाजे पूरे करेंगे जिससे आर्टिकल 14 जो राइट देता है कि किस तरह से ट्रायल होगा, और वो पाबंदी अगर कोई होगी तो वो सिर्फ उस हद तक होगी जो कानून प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको पहले बता दी।
बाबर साहब, आपने बड़ी अच्छे तरीके से इसकी वजाहत की है। एक हमें समझाएं कि जब इन कैमरा कहा जाता है उससे क्या मतलब, सिर्फ जिस तरह जज साहब की कोई आज ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि फैमिली के लोगों को अलाउ किया गया है, वकला हैं, तो ये इन कैमरा नहीं है, तो बगैर मतलब जिस तरह आपने एक्सक्लूजन की बात की कि जर्नलिस्ट नहीं एक्सक्लूड किए जा सकते, पर हमने देखा है कि जज हजरात अक्सर जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, खुली अदालतों में भी कर देते हैं, यहाँ तो गैग ऑर्डर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी ये हाल ही में उन्होंने ये जो फैसला दिया इलेक्शन की डिले को, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर कोई भी बहस ही नहीं कर सकता, कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। तो इन वे तो वो ठीक है, स्पेकुलेशन तो वैसे ही कानून में अगर खिलाफ कानून वो नहीं की जा सकती है, मगर एक किस्म का गैग ही था। पहले हुदैबिया का भी आपको याद होगा, स्ट्रिक्टली गैग ऑर्डर आ गया था। ये तो बड़ी हमारे यहाँ आम सी चीज़ है। देखिए, हुदैबिया वाला भी गलत था। आप जिस वॉल्यूम 10 की बात कर रहे हैं वो तो मैं अभी भी मुतालबा करता हूँ खोलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान के अगर पैसे किसी ने लूटे हैं या पाकिस्तान में किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस काबिल दस्त अंदाजी पुलिस, जिसको उर्दू में इस्तिलाह में कहा जाता है, वो जुर्म किसी ने अगर उसमें नामजद मुल्जिम है या उसने सरजद किया है, तो ये क्या बात हुई कि हम कहें कि जी वो कोई नहीं देख सकता। आपने यहाँ जो फॉल ऑफ ढाका के बारे में आपने रिपोर्ट रोकी थी, वो इंडिया ने शाया कर दी थी, तो उसका फायदा क्या हुआ अपने लोगों से छुपाने का। अमेरिका में बड़े से बड़ा, यानी लियाकत अली खान की शहादत के बारे में जो उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट जहां आती थी, वो तकरीबन कुछ 6-7 साल पहले, उस पर मैंने 3 कॉलम लिखे दुनिया में, वो उन्होंने लीक कर दिया सारा। उन्होंने कहा कि फलाना पहले हमने मांगा था अफगानिस्तान से, वो नहीं मिला, लोकल हमें कोई नहीं मिला, फिर फलाना किया। और हम कह रहे थे लियाकत अली खान को कि जो तेल के कुएं उनके ऊपर हमें ईरान की हमें साजिश करनी है और हमने जो कुछ करना है उसमें आप हमारा हिस्सा बने, और उसने स्ट्रेट अवे हमें शहीद मिल्लत ने इनकार कर दिया था। इसलिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। नहीं तो ये इन कैमरा जो कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जनाब अगर खानदान के लोग बुला लिए जाएं तो इन कैमरा फिर नहीं होती, इसका मतलब है ये ओपन है। मैं एक जुमला इसका मुकम्मल कर लूं, फिर मैं उस दूसरे पे जाता हूं। तो वो जो जजमेंट जब आ जाती है, कोई फैसला आ जाता है या कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है, तो उस जजमेंट आने के बाद फिर वो पब्लिक डोमेन में चली जाती है। उस पर फेयर कमेंट आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, और कोई भी कर सकता है। अब आ जाइए कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होती क्या है। बेसिकली इन कैमरा प्रोसीडिंग एक हद तक होती है। मिसाल के तौर पे मैंने कई ऐसे केसेस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक महकमा आता है, वो आके कहता है सर कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ये पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट ना जाए, आप इसको देखें। वो इन कैमरा पेपर दिखा दिया जाता है। किसी ने स्टेटमेंट देना है तो उस स्टेटमेंट की हद तक अदालत इजाजत देती है कि इसका स्टेटमेंट लिख लिया जाए। अगर कानून में प्रोवाइडेड नहीं है और अदालत ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल कर दी, प्रोसीडिंग ऐसी हो रही है जिसकी कानून में लिखा हुआ नहीं है कि कितने लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, और मैंने जो तबकात बताए उनके एक्सक्लूजन नहीं है, अदालत नहीं कर सकती। मैंने आर्टिकल 175 आपको पढ़ के सुनाया, गूगल करके सरवत का बड़ा बैकग्राउंड है, आई नो है, तो आप निकाल के जरा देख लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो को ऑथर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ लॉ मिनिस्टर। 175 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर दिए हुए इख्तियार के अलावा कोई अदालत इस्तेमाल नहीं कर सकती अपना इख्तियार। अब ये जो नया 184(3) अमेंड होके आ गया है, ये क्या है? ये भी यही है कि अदालत अपनी मर्जी के कोई इख्तियारात इस्तेमाल ना करे, बल्कि उसके लिए रूल्स भी फ्रेम किए जाए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए। यही उन्होंने कहा है ना, और क्या कहा है। यही बहसें हो रही हैं जो वकीलों में और अदालतों में, तो सारी बहस यही हो रही है। इसलिए खवातीन को अगर जाने देते हैं, अहले खाना तो उनके और कोई है नहीं, उनकी सिस्टर्स हैं वो आती हैं, उनकी बेगम हैं वो आती हैं, तो क्या एहसान वो कर रहे हैं? लोगों को देखने दें। वो पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम उम्मा का बड़ा लीडर है, जिसके बारे में गजा के लोग वीडियोस बना के कह रहे हैं इमरान खान को एक दिन के लिए आप आज़ादी दें ताकि वो हमारे लिए बात करे, और वो बात करेगा अगर तो हमारे लिए करोड़ों अरबों जमा भी हो सकते हैं और लोग दौड़ पड़ेंगे हमारे लिए मदद करने के लिए। तो उस लीडर का ट्रायल कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 7 पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका ट्रायल हुआ। शहीद भुट्टो है, बीबी शहीद है, 2 ये लगा लें, आप लगा लें, फर्स्ट इम्पोर्टेड एंड डबल इम्पोर्टेड, 2 इनका भाइयों का ट्रायल हुआ है, 4 ये हो गए, और एक मेरे ग्राई थे अब्बासी साहब, उनका 5 वो हो गए, और छठे जिसका ट्रायल हुआ है
वो राजा परवेज अशरफ है, और जो 7वें हुआ है वो यूसुफ रजा गिलानी है। तो क्यों एक आदमी को सिंगल आउट किया जाए? उसकी तस्वीर से आप डरें, उसकी तशहीर से आप डरें, उसकी तकरीर से आप डरें? यार खुदा का खौफ करें, आइन कानून मजाक तो नहीं बनना चाहिए मुल्क में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अखज़ किया जा रहा है कि इस फैसले में उन्होंने कहा जी जेल में भी हो सकता है ट्रायल और इन कैमरा भी हो सकता है, और इन कैमरा की उन्होंने ये किस्म की तशरीह ये अखज़ की जा रही है कि जी वो साफ़ियों को सिर्फ बीच में शामिल नहीं करना, पब्लिक को नहीं करना। तो ये आप कह रहे हैं कि ये नहीं, ये गलत अखज़ किया जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कानून के तहत। अच्छा देखें, ये जो अखज़ कर रहे हैं ना सिंगल इम्पोर्टेड और डबल इम्पोर्टेड पार्टी ज्यादा और पीडीएम कर रही है। मीडिया के अंदर भी आज ये अखज़ किया जा रहा था कि इसका मतलब है कि उन्होंने कहा प्रोसीजर सिर्फ फॉलो करना है और वजूहात बतानी है। अगर ये आप दो लवाजमा पूरी करें तो जज भी वही रह सकते हैं, इन कैमरा भी हो सकता है, और जो ये जेल के अंदर भी हो सकता है ट्रायल। आमिर, आप जज वाली बात अलहदा रहने दें। वो जो जज की हद तक मैंने कोई तबसरा नहीं करना, इसलिए कि वो जजमेंट उन्होंने दे दिया है कि वो दुरुस्त है, जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाता। मैं जजमेंट की तशरीह की बात कर रहा हूँ, आप वो जरा क्लैरिफाई हमें कर दें। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, मिसाल से ज्यादा समझ आती है। मेरे पास एक साबिक सदर है, उसका ट्रायल था, ड्रग केस बनाया था उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत ने, और वो ट्रायल जो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो का दामाद था जो सदर था, मैं उसका वकील था जेल में, और जो जज चला रहा था उस मुकदमे को, वो मैं उनका नाम नहीं लेता, फौत हो गए। वो पिंडी में भी सेशन जज रहे, फिर लाहौर में सेशन जज थे जब वो चला रहे थे। तो वो भांजे थे ज़ियाउल हक साहब के। पहला तो इंसाफ आप ये जरा देख लीजिए, खानदानी इंसाफ कितना एक दूसरे से वो कर सकते थे। दूसरा ये था कि वो ड्रग केस जो था वो चलाया गया कोट लखपत जेल के अंदर। लेकिन जब आप जेल ट्रायल करते हैं तो वो आजादाना ट्रायल आपको करना पड़ता है। जेल में सिर्फ ये है कि प्रेमिसेस आप जेल का यूज करते हैं। अगर कोई हाई सिक्योरिटी, इमरान के हवाले से तो कोई हाई सिक्योरिटी की बात ही कोई नहीं है। ये कहते हैं वजीराबाद में भी फायरिंग कोई नहीं हुई, वो कहते हैं गोली तो लगी ही नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी का खतरा क्या आया? ये हुकूमत जब बैठी हुई थी, आप आधे वजीर वही है, उनके जो सेक्रेटरी थे वो बाकी वजीर बन गए हैं, तो ये क्यों कौम से फिर झूठ बोल रहे हैं? या इमरान खान को खतरा है, अगर खतरा है तो फिर मुल्जिम गिरफ्तार करो जो उसके खतरे के 4 दफा बायस बने, और अगर नहीं है तो फिर जेल के अंदर क्या? बाहर आप आर्टिकल 9 कहता है सिक्योरिटी आपने देनी है। जो सरकारी मुलाजिम, मैंने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले बल्कि, मैंने पेशावर हाई कोर्ट में ये बहस की एबटाबाद बेंच के ऊपर। मैंने कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम आर्टिकल 9 की मौजूदगी में कहता है कि बंदा गायब हो गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपको वारंटों की रिट करके उसको आप डिसमिस कर सकते हैं। कहते हैं कोई मिसाल, मैंने कहा जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट की मिसाल है। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को, डिप्टी कमिश्नर को तोहिन अदालत का नोटिस दे दिया। ये कैसे हो सकता है कि बंदा गायब हो जाए और उठ के सरकार का कोई मुलाजिम, जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज है और आपके टैक्स में से और आपकी तनख्वाह में से और मेरी फीस में से उसको पैसे जाते हैं, वो कहे मैं हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए जेल के अंदर भी अगर ट्रायल होता है तो ट्रायल में ये सारे तबकात जा सकते हैं। पब्लिक में से कोई कहे मैंने ट्रायल अटेंड करना है, उसको भेजना पड़ेगा। जर्नलिस्ट जो मर्जी जाए, एंकर जो मर्जी जाए, ऑब्जर्वर जो मर्जी जाए, बार एसोसिएशन जो मर्जी जाए। वो कैमरा उस वक्त आता है जब वो पोर्शन, ये कानून में लिखा हुआ है, आप निकाल के देख लें कि कानून के अंदर लिखा हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, कि जब कोई ऐसा पोर्शन हो जिसके रियासत की सलामती, हमारे रोज देख लें क्या क्या नहीं होता मशरिक में, हमारे मगरब में, बॉर्डर में, उसके तो सलामती का कोई खतरा नहीं होता। एक ट्रायल अगर बाहर आ गया तो पूरी सलामती जेपरडाइज हो जाएगी। दिस इज रिडिकुलस। ये बाबर रवान साहब, एक तरफ तो क्लियरली एक तासुर सा आ रहा है कि जहाँ पे पीटीआई से रिलेटेड केसेस हैं, जहाँ उनको रिलीफ मिलना है, वहाँ लंबी लंबी तारीखें हैं, कई कई महीनों से जो है लोग जेलों में पड़े हुए हैं और एक तारीखें लंबी आती हैं। ये आज ही एवनफील्ड और अल अजीजिया का केस हुआ, उसके अंदर उन्होंने जज साहब ने 1 हफ्ते की वो दी पेशी, और यहाँ पे कन्विक्टेड साहब हैं जिनकी जमानतें पहले हो चुकी हुई हैं, और प्रोसिक्यूशन कह रही है कि जनाब हमें सिर्फ 4 से 6 घंटे चाहिए, और जो नैब है प्रोसिक्यूशन एक्चुअली वो कह रही है हमें आधे घंटा चाहिए। बल्कि वहाँ पे बड़ा एक कहा लग गया कि आप आधा घंटा क्या आता है, और जज साहब को ये कहना पड़ा कि इसका मतलब नहीं कि नैब ने कुछ नहीं कहना।
सो ये एक दो किस्म के आपको पैमाने नहीं नजर आ रहे? यही तो कासिम के अम्मा का कसूर था। वो कहता था दो पाकिस्तान है, वो कहता था दो आईन है, वो कहता था दो कानून है, वो कहता था दो मयार हैं, और वो कहता था कि दो दुनियाएं हैं पाकिस्तान के अंदर आबाद। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं। शॉर्ट इसका जवाब ये है कि ये जो लाडो सियासत का लाडला नवाज शरीफ है, इसके लिए देखिए हमें तो उठ के एक दिन मुझे बेल की जरूरत पड़ी थी कि बताएं मेरे खिलाफ क्या क्या है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुझे भी जाके पहले अपना कराना पड़ा था बायोमेट्रिक। इमरान खान को उस कमरे से गिरफ्तार किया गया था जिससे ये सारी कहानी शुरू होती है जी। वो सारी कहानी उस कमरे से शुरू हुई थी जिस कमरे में वो बायोमेट्रिक कराने के लिए बैठा हुआ था। एक दूसरा ये है कि जब आता है लाडला प्लस, आता है लाडो सियासत का, या डबल इम्पोर्टेड उसको इंपोर्ट करके जब चौथी दफा लाया जाता है, तो जी बायोमेट्रिक चल के एयरपोर्ट पे चली जाती है। अब मैं किससे शिकायत करूं, निजाम इंसाफ से या बायोमेट्रिक से, निजाम कानून से या बायोमेट्रिक से? अच्छा, इस बायोमेट्रिक के बारे में भी आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, पता नहीं अब आपको दिलचस्पी है या नहीं है। वो रिट तो वो डिसमिस हो गई थी ऑन मेरिट्स। आप पता तो करें बायोमेट्रिक हुआ भी था या नहीं था, वो भी पता करवाएं किसी वक्त। ये मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ। कि मैंने तो एक लॉयर्स कन्वेंशन में भी गुजारिश की थी, तो जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि मैंने बाबर को बुला के कहा कि आप दरखास्त दायर करें। मैंने कहा जी मैं क्यों दरखास्त दायर करूं? 5 महीने से अगर आपके नीचे किसी सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त जमानत, और वो भी खातून की दरखास्त जमानत जिसके लिए 1889 का कानून ये कहता है, वो अभी तक वो कानून मौजूद है कि अगर खातून आएगी जिस जुर्म में मर्जी प्रेफरेंशियल सलूक करके उसको बेल दिया जाएगी। यहाँ बच्चियां हैं, यहाँ बेबीज वाली हैं, या माएँ हैं, या बेटियां हैं, बहनें हैं। मैं उस बहस लंबी में नहीं जाता। मैं सिर्फ एक बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ साहब का जो केस है, जब कोर्ट के पास चला जाता है केस, तो कोर्ट फिर ये नहीं देखती कि दूसरी पार्टी ने क्या कहा। आपने मैं आपको बताता हूँ, जतोई का केस जो था कराची से जब आया, तो कंप्रोमाइज होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मौजूद है, उन्होंने कहा ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। कंप्रोमाइज कैसे हो गया? कंप्रोमाइज पे डिसीजन नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं 100 मुकदमे और कोर्ट कर सकता हूँ मुख्तलिफ अदालतों के आपके शो में, जिनके जरिए से अदालत इस बात की परवाह नहीं करेगी कि मुकमुका हो गया दोनों पार्टियों में, वो देखेगी कि जुर्म क्या है। मैं अब आपको इसकी 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे कत्ल के मुकदमे में अगर राजीनामा हो जाता है, दूसरा फरीक माफ कर दे, तो बरियत हो जाती है। लेकिन अगर इखलाकी जुराइम में होता है तो बरियत नहीं होती। इसी तरह से दहशतगर्दी में होता है तो बरियत नहीं होती। इसी तरह से नैब में अगर दोनों पार्टियां खड़े होकर कहें, कल प्रोसिक्यूटर अगर खड़ा होकर कहता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मैं केस नहीं चलाना चाहता, आधा घंटा में से मैं 29 मिनट खुशामद करूंगा नवाज शरीफ की, 1 मिनट में आपसे बात करूंगा, जज को ये भी कह दे। इसके बावजूद जज साहिबान ने एक एक लफ्ज पढ़ना है, एक एक लफ्ज कानून उन पे पाबंदी लगाता है कि वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे जो एविडेंस मौजूद है। जो फैसले ये किए गए कि मैं प्रोसिक्यूटर बोलना नहीं चाहता, तो प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना चाहिए कि आपके पास ये क्या इख्तियार है कि आपको जिस वकील बनने की वजह से तनख्वाह मिल रही है, आपको गाड़ी मिल रही है, या आपको सहूलियात मिल रही है। मैं किसी एक प्रोसिक्यूटर की बात नहीं कर रहा। जो भी वकील फीस लेने के बाद ये कहे कि जी मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाहता, तो उसको क्या इख्तियार है कि वो अदालत के अंदर जाके पेश हो जाए, वो खड़ा हो। इसलिए इस वक्त जो मजाक हो रहा है इसको बंद किया जाना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सवालिया निशान के नीचे आके खड़े हो गए, और पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन। आपके घर में यंगर जनरेशन है, मेरे घर में यंगर जनरेशन है। आप किसी बच्चे से पूछ लें, आपने देखा नहीं कि जो पेपर आपके पासपोर्ट बनाने वाले पेपर कम पड़ गए हैं आपको, आपके शनाख्ती कार्ड बनाने वाले पेपर आपको कम पड़ गए, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब वो किस खुशी में? सिर्फ इसलिए कि हमने किसी लाडो सियासत के लाडले को फिर लाड करना है। देखिए, जो आपका पाकिस्तान की जो असास है, वो असास है आपका कौमी तराना। उसमें कुव्वत अवाम से फैसला होने दें।
जो लोग जिसको वोट देना चाहते हैं किसी का हाथ ना पकड़ें। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ इस हवाले से कि मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमीशन से मुतालबा किया था, पार्टी की तरफ से गया था बैरिस्टर गौर को भी साथ लेके, तो हमने उनको कहा था कि आप हमें बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, आप हमें फील्ड तो दें। मैं आज फिर आपके शो से मुतालबा करता हूं कि पूरी सियासी जमातें, एक मैं टेलीविजन देख रहा था, वो कहते हैं सारी सियासी जमातें बाहर निकली हुई हैं, तो मैंने उनके एक आदमी को फोन करके कहा, मैंने कहा यार कभी आपसे बात नहीं हुई, मैं बात करना इस चाहता हूं कि सारी सियासी जमातें का मतलब अगर पीडीएम है तो वो तो निकला हुआ है, हमें बाहर निकलने दो ना। इस्लामाबाद की इंतजामिया इजाजत दे, इस्लामाबाद में हमें जलसे की, और पूरे पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने आज एक अच्छा ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि इनको इजाजत दे। हमने इजाजत लेके मानसेरा का जलसा किया, वो हमें इजाजत नहीं दी गई, लेकिन एबटाबाद में जलसियों की इजाजत दी गई। बाबर मान साहब ये बताएं कि अभी 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो गया हुआ है और होपफुली ये हो भी जाएगा, तो ये आपको जिस तरीके से चल रहे हैं ये केसेस, ये लंबी लंबी पेशियां चल रही हैं, तो आपको लगता है कि पीटीआई की जो फर्स्ट ईयर है चेयरमैन से लेके सेकंड ईयर भी जो है ये इंतखाबात के अंदर जो है अपनी उसके अंदर हिस्सा ले पाएंगे, कैंपेन के अंदर? लाजमन हम हिस्सा ले पाएंगे। और मैं आपको बताऊं इस वक्त पाकिस्तान नहीं, केसेस की रफ्तार देखते हुए जिस तरीके से जमानतें और पेशियां आ रही हैं उससे आपको नजर आता है कि ये ले पाएंगे? मैं 4 चीजें वजाहत कर देता हूं अगर आपके पास टाइम। मैं एक मिसाल ऐड कर देता हूं, जरा उसका कट्ठे जवाब दे दीजिएगा। तो तोशा खाना का फॉर एग्जांपल जो है वो दिनों के अंदर जो है वो फैसला कन्विक्शन का आ गया पीटीआई चेयरमैन का। ये कई सालों से जो है तोशा खाना के अंदर जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, इनका भी चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, और वो जिस रफ्तार से जा रहा है कई और साल भी लग जाएंगे। उन केसेस को मैं छोड़ देता हूं। लेट मी टॉक ऑब्जेक्टिवली। पहले तो ये मैं सारे आपके सवाल मिला के एक जवाब दे देता हूं। ऑब्जेक्टिवली हमारी कंपेन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और कारकुन और ओहदेदार से ज्यादा पब्लिक कर रही है। जिस घर में बिजली का बम गिरता है, जिस घर में आज रात को भी गिरने वाला है या कल गिर जाएगा, ₹4.25 पर यूनिट का और गिर जाएगा, कैसे लोग जिएंगे, लोग कैसे रोटी खाएंगे, कहां से लोग पैसे बिल के लाएंगे, वो हमारी कंपेन कर रहे हैं ये खुद। एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि जो इमरान खान का वोटर है वो 18 ईयर्स, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालिए जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पता नहीं किस अंधेरे में टामक तो ये मार रहे हैं जो जलसियां करके कहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ है। 35 साल से जो छोटे हैं वो 65% है। नहीं, मैं बताता हूँ, 7 करोड़ है 18 साल से लेके 39 ईयर्स तक, 7 करोड़ वोटर है। किसके हाथ को पकड़ेंगे, किससे मोर छीनेंगे कि आप मोर मत लगाएं? और उससे जो ऊपर वाले हैं उनको ज्यादा तकलीफ है, इसलिए कि वो पेरेंट्स हैं, इसलिए कि वो बच्चे हैं उनके आगे, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं, वो ज्यादा तकलीफ में। ये तो कुछ सेल्फ सस्टेन वाले बच्चे जो हैं वो कम है, बाकी तो वो सस्टेन करते हैं अपने वालिदैन के सर के ऊपर, इसलिए हमें वो कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ ये है कि कानून का और आईन का एहतराम किया जाए। जब आप कहते हैं कि सारी पार्टियों को, सारे दोस्त कह रहे होते हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए, देखें जी सबको हमने दे दिया है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप हमें मुझे बताएं ना, आप बिस्मिल्लाह करें इस्लामाबाद से, मुझे बताएं मुझे कब जलसे की आप इस्लामाबाद में इजाजत देंगे? 3 हल्के यहाँ है ना, और एक यहाँ से खातून ने भी मुंतखब होना है, जब हम जीतेंगे 3 सीटें इंशाल्लाह, उसको भी हम मुंतखब करेंगे। इस्लामाबाद की अलग सीट है, इस्लामाबाद की सेनेटर की अलग सीट है, ये 6 सीटें हैं इस इलाके में, ये एक फेडरेटिंग यूनिट है। आप इस इजाजत दें, मुझे इजाजत देना, मैं जलसा करना चाहता हूँ। नहीं देंगे, उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि जिस वक्त हमारा होगा तो वो जलसा होगा, लोग खुद आएंगे और जलसा ऐसा होगा जो हैरान। आप वकील हैं, आप ताकतवर लोग हैं, आपको इजाजत नहीं है, आप हमें कह रहे हैं कि हमें उम्मीद दिला रहे हैं आप कि हम अप्लाई करें तो हमें जेल के अंदर जो है ना कवरेज का मौका मिलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा। वो कोई भी किसी पे एहसान नहीं करेगा, ये किसी की जागीर थोड़ी है जिसमें से मैं हिस्सा मांग रहा हूँ। ये मेरा हक है भाई, ये आपका हक है। हम खड़े क्यों हैं? हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम पूरी कौम के लिए लड़ रहे हैं। हमारी क्या लड़ाई है किसी से? अदरवाइज हम तो हम अपनी कोई चीज मांगे, हम इनसे कोई पेट्रोल पंप मांग रहे हों, हम इनसे कोई मांग रहे हो कि हमें वीजा ले दें अमेरिका का, हम तो सीधी बात ये कहते हैं कि लोगों को राय देने का हक दो,
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, 3 चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले ये है कि जो ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट बनेगा इट विल बी सब्जेक्ट टू दी वोटिंग, कि लोग फैसला करेंगे उसके मुताबिक होगा। ये कैसे हो सकता है कि पहले ही तय कर दिया जाए? जो आपने देखा ना, जो तंजीम साजी के लिए बाहर निकले हुए हैं इलेक्शन मुहिम के लिए, उनके साथ लोग क्या सलूक कर रहे हैं, जो जाके लोगों को कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। और इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की मुहिम है वो चलाने वाले एक तरफ डोनाल्ड लू साहब थे, डोनाल्ड ब्लूम साहब, वो भी वोटें मांगना शुरू होंगे नवाज शरीफ की, फिर पेंटागन भी मांगेगा, फिर आपसे कैपिटल हिल भी मांगेगी। पाकिस्तान के लोगों के साथ ये किस वक्त आएंगे? जरा बाहर निकले ना, पब्लिक में जाके हमें दिखाएं। बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबर रहमान साहब। ये बात दुरुस्त है कि साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के पास मुकम्मल तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बाकी जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी होना चाहिए। सर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा। आपके कीमती वक्त के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सियासी मामलात के ऊपर बढ़ेंगे। जैसे मैंने खबर मानिका के हवाले से बात की थी, जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, हम उनका सियासी एंगल, जो माजी में हम तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखते रहे हैं और लोगों के वो गोश गुजार करेंगे कि असल में ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी और इसका खुरा निकल कहाँ पे रहा है। स्टे विद अस। ठीक है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, ना तो मैं मुनासिब समझती हूँ, ना मैं उस तरफ जाऊँगी कि हम बेडरूम की सियासत सहाफ़त के अंदर सवाल जवाब के अंदर घुस जाएं। जो असल में मामला है, जहाँ से खबर माने का जोर पकड़ता है, असर पकड़ता है और नमूदार होता है, मेरा ख्याल है हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। जी, ये इसका इखलाकी पहलू का ये ज़रूर है कि दुनिया भर में हर मुआशरा अपने मुताबिक जो है ना, उसकी इक़दार के मुताबिक इन चीज़ों को ढालता है। तो ये गटर प्रेस भी होती है, फिर मेन स्ट्रीम प्रेस भी होती है। बरतानिया में फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिरर और सन वगैरह हैं, वो टोटली गटर प्रेस, उनके यहाँ ये चीज़ें चलती हैं। मगर जो मेन स्ट्रीम के अखबार है या मीडिया है वो काफ़ी कंजर्वेटिव, क़दामत पसंद है। और यही उनकी सियासत की सूरत हाल है। यही अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही है कि उनकी जो फर्स्ट फैमिलीज़ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक बड़ा एक मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है। जबकि फ़्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस के अंदर जो उनकी फ़र्स्ट लेडी होती है, कि वो उसकी मिस्ट्रेस भी होती है, मगर उसको फ़र्स्ट लेडी का प्रोटोकॉल मिलता है। हमारे इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बराबर में, वहाँ पे वाजपेयी साहब थे फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने शादी नहीं करवाई थी और उनकी जो एक पुरानी सहेली थी, उनकी बच्ची को उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो फैमिली उनके साथ घर में रहती थी और जब वो कभी किसी ने स्पेकुलेट नहीं किया था और वो उन्होंने जब वो फौत हुई, हर कोई उनके पास अफसोस करने के लिए जाता रहा। वाजपेयी साहब के पास जो है, अभी हाल ही में मोदी साहब की उनकी जो शादी और तलाक वाला मामला था, मगर उनके यहाँ उसके ऊपर भी बड़ी मुहतात होकर बात की जाती है। इंदिरा गांधी की फॉर एग्ज़ाम्पल जो तलाक हुई थी उसके ऊपर बड़ी कम की, या इवन नेहरू के मतलब इंटरनेशनल प्रेस में बड़ी छपती रही, किताबें लिखी गई, सब की गई, मगर इंडिया के अंदर बहुत कम उसके ऊपर बहस की जाती है। इस तरह ही महात्मा गांधी के मतलब, उनके मतलब भी वॉलपोर्ट ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक उनके कुछ ज़ाती मामलात का लिखा हुआ है, मगर इंडिया में वो चीज़ें बहस नहीं की जाती हैं। तो हमारे यहाँ खैर ये इस बात का तयन करना, ये बहस रहती है कि कहाँ जो है पब्लिक लाइफ के अंदर जो पॉलिटिशियन आ जाते हैं, उनकी लाइफ जो है वो कितनी डिस्कस होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। मगर एक ज़रूर है कि सबके लिए पैमाना एक होना चाहिए। यहाँ पे हुआ ये है कि ये पीटीआई चेयरमैन के हवाले से इस वक्त जो ये इंटरव्यू चला, खबर मानिका का मैं पहले ही बता दूँ कि ये हमें ये एजाज़ रहा कि खबर मानिका साहब के ये जो इनका जो रात को एक अपना मंजर कशी की, कि ये इनका बड़ा ही एक दरवेश से और इनके बिल्कुल बेख्तियार किस्म के पीछे बैक सीट पे रहने वाले एक किरदार थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक रोमन गॉड था, खुदा था, उसको वो जेनस कहते हैं, जिसके नाम से ये जनवरी शुरू हुआ है, तब्दीली का खुदा उसे मानते थे वो। तो वो उसके कहते थे दो चेहरे हैं। ये खबर मानिका साहब के भी दो चेहरे हैं। इनका एक चेहरा तो जो उन्होंने रात पेश किया कि बड़ा लाचारगी का और बड़ी मजलूमियत का, और जिस तरह उनके साथ बड़ा एक जुल्म किया गया। तो एक इनका चेहरा है जो कि ये जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी
इसके अंदर जितना इन्होंने नाजायज़ अपने वो इख्तियारात जो इनके नहीं भी थे कि सिर्फ ये फर्स्ट वाइफ के फर्स्ट हस्बैंड होते हुए जितना नाजायज़ इस्तेमाल इन्होंने किया, कितना नहीं किया, ये एजाज़ मुकाबिल को रहा हुआ है। ये हम थोड़ी देर में वो दिखाएंगे कि ये जब किसी को भी एहसन गुज्जर का और फराह गोगी का नहीं पता था तो हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी। और स्टोरी जो हुई थी वो इन्होंने जब रिजवान गोंदल को वहाँ पे फारिग किया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इनकी जो असला बरदार जो गाड़ियाँ थी वो जाते हुए रोकी थी और बाद में इन्होंने कहा कि माफ़ी मंगवाई और फिर बाद में उसका जो सिलसिला है उसकी तफसील बताएंगे कि कैसे चीफ मिनिस्टर को मजबूर किया गया एहसन गुज्जर के ज़रिए उनकी और आरपीओ साहब की बुला के बेइज्जती करवाई गई और कैसे उसके बाद रिजवान गोंदल के साथ क्या सलूक हुआ। ये 2018 का है जी, 2018 के। इसका सिर्फ पुलिस का कसूर ये था कि ये अपने असला बरदार लोगों के साथ वहाँ पे जा रहे थे और पुलिस ने सिर्फ ये कहा था कि हमें लाइसेंस चेक करवा दें और जो कि मोस्ट प्रॉब्ली उनके पास लाइसेंस तो असला नहीं था। उस जसारत पे कि कैसे आपने मेरे गार्ड्स को रोका और ये रात इतनी मासूम शक्ल और एक अपने आप को सूफी मुनिश आदमी और एक बिल्कुल वो बताया कि जनाब एक आदमी जो कि बहुत ही नेक और वो रहा है, जबकि इनका ये किरदार नहीं रहा हुआ। ये अगर वो भी दिखा सकें कि वहाँ पे दहशत की पाकपत में ये इलामत बन गए। इस शादी के बाद वहाँ पे कोई भी 3 महीने से ज़्यादा एसपी या डीपीओ या डीसी वगैरह डीसीओ ठहर नहीं सकता था। और इनका वो दिखाए क्लिप जो फायरिंग करने के शौकीन है इनके, अगर वो दिखा सकें, ये देखें, ये बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है कि ये इनके असले के और फायरिंग करके हवाई फायरिंग के ये इनके शौक रहे हुए हैं। फिर जो उसके बाद रिजवान गोंदल के साथ कि सिर्फ उन्होंने ये जुर्रत कर ली थी कि उन्होंने कहा जी उसको मेरे डेरे पे भेजें और आके वो माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा जी मेरी एक वर्दी का तकाजा है कि मैं इस तरह गलती भी पुलिस की नहीं है, तो आप मेरे पास आए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ और बिल्कुल वजाहत इसकी कर देता हूँ कि किसी की कोई हमारी बदनीति नहीं थी। मगर उनकी माफ़ी नहीं, उनकी वहाँ से छुट्टी करवाई गई। इन्होंने इंश्योर किया कि 2-3 साल तक उनको कोई पोस्टिंग नहीं देने दी। यहाँ तक कि बशीर मेमन साहब ने जब वो DGFI थे तो उन्होंने कि यार ये 3 साल से एक अफसर है जो कि टॉपर था पुलिस का, बहुत ही एक डेकोरेटेड ऑफिसर था, वो 3 साल तक घर में बैठा रहा, उसे तमाम जो है कार भी ले ली गई, फ़ोन भी ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया और उसको एक अलामत बना दिया गया इबरत की। तो उन्होंने उसको पोस्टिंग गलती से FIA में दे दी। और ये मतलब आप देखें इनका इतना इख्तियार था कि ये DGFI के पास, वरना ये क्या इनका कोई कस्टम के अंदर भी जो कोई इतना अच्छा दरख्शां करियर नहीं रहा हुआ, उसके ऊपर भी बड़े ज़्यादा सवालात हैं। ये DG के पास पहुंच गए कि हाउ डेयर यू, आपने कैसे इस शख्स को पोस्टिंग दे दी हुई है। और उसके बाद ये क्लिप दिखा सकेंगे बशीर मेमन साहब का भी, उन्होंने ये बताया कि जनाब किस तरीके से ये उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हटाओ इसको, ये ज़रा दिखवा सकें अगर। मेमन साहब, आपने खबर मलिका साहब को क्या कहा था? उसके बाद रिजवान गोंदल को वहां से हटा दिया गया था या वो काम करते रहे थे? आपने क्या जवाब दिया था उनको? एंड व्हाट हैपेंड टू रिजवान गोंदल देन आफ्टरवर्ड्स? वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार वो सरकारी मुलाजिम है भाई, उसे नौकरी तो करनी है ना। वो तो फिर उसे नौकरी करने दी गई थी FIA में। मैं चूंकि मैं छुट्टी पे चला गया, उसके बाद मैं पहले उम्रे पे चला गया, तो उसी दौरान में उसकी ट्रांसफर हो गई दोबारा OSD। टाइट आदमी का सही दोस्त आपके होंगे, क्या इख्तियार है कि वो आके FIA के चीफ को कहे कि इसको वहां से हटाएं? उन्होंने नहीं हटाया था मेरा ख्याल है। नहीं, उनको कहना भी उनका नहीं, आपने नहीं हटाया, मगर उनका ये कहना, ये मांगना, ये इस इख्तियार से वो कह रहे थे। मैं अब इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ? हम छोटे से लोग हैं, ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हो कहते ना वड्डे लोग वड्डी गल। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं आमिर साहब, ये अभी सलीम साफी साहब के हवाले से साथ भी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब ये मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में, यानी कि हमारे, कहते मैं बड़ा परेशान हुआ कि इनका कौन सा दौरे हुकूमत है। तो ये सारे इनके पाक-पतन में ही सिर्फ नहीं, ये दहशत की अलामत बन गए थे। हर DPO DCO के लिए लाजिम था, हर मजिस्ट्रेट के लिए लाजमी था, छोटे से लेके बड़े अफसरान तक कि इनके पास हाजिर हो। ये वर्चुअली पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं चलाते थे, पूरे पाकिस्तान में FIA बहुत बड़ा ताकत
बतौर डीजी उसका जो होता है वो इदारा है, उसके पास जाके इतने रोब से कह देना, तो ये इनको ज़रूरत ही नहीं थी। ये किसी को डायरेक्टली कह देते थे, हर एक के पास पहुँचते थे, हर एक को पता था कि ये कौन है और ये बताते थे। और ये रात बड़ा कैजुअली इस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि जनाब वो जिस तरह की फ़र्क होगी एहसन जमील गुजर, ये डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर करते थे, ये डायरेक्टली उनके ज़रिए भी इख्तियार इस्तेमाल करते थे, खुद भी करते थे। ये जिस तरह FIA के DG के पास पहुंच गए, इसी तरह तमाम पाकिस्तान के अफसरान के पास जहाँ जहाँ इनका रोब, इनको पता था कि मेरी दस्तरस है, ये रोब इस्तेमाल करते थे। जो पहले स्टांस था, राज जो स्टांस था, मगर उसमें एक मैं ज़रूर कहूँगा कि शर्मनाक बात जो थी वो ये है कि रात जो जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का भी अगर बयान दिखा सकें कि उनको सूट नहीं करता था नवाज शरीफ साहब को इस बारे में बात करना, कि यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा ना, पैमाना फिर एक होना चाहिए। यहाँ किसकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, इस तरह के बेताशा सवालात जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान, उनके छोटे भाई, उन सब के मतलब वो माजी के अंदर बेताशा इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे हम बात ही नहीं करना चाहते, ना ही हम इस इंटरव्यू के जो उनकी टोटली ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से उस पर भी बात नहीं करना चाहते। मगर ये सियासतदान जब और एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई जिसके अंदर वो तलाल चौधरी साहब से लेके और मैं उनकी कुछ खवातीन के स्टेटमेंट्स देख रहा था नून लीग की, जो कि बिल्कुल एक हद को क्रॉस कर रही थी। यहाँ पे आके जो है बिल्कुल भी जेब नहीं देता, ना ही हम उन पहलुओं को डिस्कस करेंगे। मगर ये नवाज शरीफ साहब को भी जेब नहीं देता कि हालांकि ये माजी में बेनज़ीर साहबा भी जब अपने आप पे आती है तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो ये बेनज़ीर साहबा के मतलब भी इस तरह की माजी में करते रहे हैं। और इनका एक रहाव है ख़वातीन की असैसिनेशन, करैक्टर ख़ास तौर पे करैक्टर असैसिनेशन और जनरली ये ज़ाती मामलात में। मगर अपनी दफ़ा ये कोई बात नहीं करने जाते। एक दो दफ़ा सहाफ़ियों ने एक दफ़ा पूछ लिया था, उनको उठा लिया गया था, उनको दरख्तों के साथ बांध दिया गया था और मारा गया था, सबक सिखाया गया था। ये ज़रा देख रहे हैं आज इनकी जो है ये बड़े मोतबर आदमी है नवाज शरीफ साहब, और उनका क्लेम भी है कि हमारे ख़ानदान के रस्म व रवाज और जो है उनकी PTI की औरतें जो हाल ही में इन्होंने कहा जी नाच गाना करती हैं, हम नाच गाने वाले लोग नहीं हैं। कहते हैं बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी, अगर एक का पर्दा चाक होगा तो सारे बेनकाब हो जाएंगे। किस किस को कौन कौन अपना दामन बचाएगा जो इस सतह पे आके सब गिरेंगे? मैंने कहा कि मैं सिर्फ जिक्र भी नहीं करना चाहता कि इनके ख़ानदान से रिलेटेड जो बेताशा स्कैंडल्स हैं जो कि सोशल मीडिया, मैंने कहा ना कि यहाँ पे हर किस्म का मीडिया होता है, एक गटर मीडिया भी होता है, एक मेन स्ट्रीम का भी होता है। बहरहाल मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ बात करे, तो उन पहलुओं के ऊपर जो है जाना भी, डिस्कस करना भी कि वो गलत है या सही है, वो ज़ाती ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं तो वो मैं नहीं करना चाहूँगा उसके ऊपर। मेरे पास 3 मिनट है आमिर साहब, माजरत के साथ, लेकिन अब आप चूज कर लीजिए। मेरे पास 2 बड़े अहम मामलात, एक तो सियासी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी डिस्कस ना करें, ये ज्यादती हो जाएगी। दूसरा हमारे पास अपना प्रोग्राम मुकाबिल का क्रेडिट है। दोनों चीजें आपके सामने, जहाँ से आप शुरू करना चाहिए? आखिरी नहीं, मेरा बिलावल साहब का दिखा लें, हमने क्या क्रेडिट अपने आप को लेना। बिलावल साहब काबिश मुकाबिल की थी, आमिर साहब ये तस्लीम करें, काबिश मुकाबिल की थी, इसलिए क्रेडिट हमारा बनता है। फिलहाल वो कल दिखा लेंगे। आज बिलावल साहब का जो है ना आजकल जोरे बयां बड़ा जबरदस्त चल रहा है। इरफान सदीकी साहब ने पूरा मामला हल कर दिया। वो कहते हैं इनको पता है नतीजे, घर बैठ जाओ, ना करो मुहिम सानुआन दो। नहीं, मगर मुझे ये दाद देनी पड़ती है बिलावल की, उन्होंने ये लाइन अच्छी चुनी है क्योंकि वो उनमें और बाकी कैंडिडेट्स जो प्राइम मिनिस्टर के होपफुल्स हैं उनके अंदर एक उम्र का एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और ये वाकई एक हकीकत भी है कि अभी तक सिर्फ PTI जो यूथ को टैप कर सकी थी, तो उन्होंने ये कि जनाब ये बाकी बुढ़ों को फारिग किया जाए, बुढ़े भी क्या है 70 साल के बाबे, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है मौलाना फजल रहमान साहब को आया है। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई है, बुजुर्गों का एहतराम नहीं करना। बुजुर्ग और बच्चे में सोच में फर्क होता है, बिल्कुल होता है। मगर ये अगर वो फजल रहमान साहब का तो कल दिखाएंगे, मगर मैं ही समझता हूँ कि उनके जोरे बयानी सारी आई भी है, पर लिमिटेशंस आ जाती है पीपल्स पार्टी की। उनके जलसे वलसे बेहतर हो रहे हैं, मगर अभी भी पंजाब के अंदर से वो आवाज़ें अभी नहीं आ रही कि जहाँ नज़र आए कि पीपल्स पार्टी को या तो करने भी नहीं दिया जा रहा या अभी कोई ऐसी पजीरा ही नहीं है
केपी के अंदर भी तकरीर बड़ी अच्छी होगी, जलसा भी उनका मुनासिब था, पहले भी मुनासिब था, मगर उनकी जाते होते हुई आधी पार्टी के जो मेन लोग थे वो पार्टी से दौड़ गए हैं। सही है, ठीक है। जाते जाते आखिरी 30 सेकंड एक सवाल जल्दी से जवाब भी आपका चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया जनूबी पंजाब के अंदर 46 में से 40 सीटें हम जीत जाएंगे, दावा है। वो दावे तो जितने मर्जी करते जाएं, ये 2008 के इलेक्शन में परवेज इलाही साहब कहते थे हमारी मेजॉरिटी आएगी, तो वो मैंने ही खबर पेश की थी कि जनाब जितनी मेजॉरिटी के लिए सीटें चाहिए उतनी में तो आपके कैंडिडेट नहीं खड़े हुए। जा रही हूँ, कल इसके ऊपर भी आप ही खबर देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, देखने वाले अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।